आइए दोस्तों देखते हैं। ये हमारा जीके जीएस का 19वां पार्ट है। इससे पहले हम 18 पार्ट बना चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलते हैं देखते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श कहाँ से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में न्याय के आदर्श यूएसएसआर से लिए गए हैं। अब जो ये न्याय के आदर्श हैं ये भारत की प्रस्तावना में वर्णित हैं और इस न्याय के अंतर्गत 3 प्रकार के न्याय आते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आते हैं। अगर मैं रूस में भी बात करूं कि न्याय के आदर्श रूस में भी कहाँ से लिए गए हैं, तो ये रूसी क्रांति से लिए गए हैं। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी। तो अब ये तो रहा न्याय के आदर्श के बारे में बात। मैं और देखता हूँ कि रूस से भारतीय संविधान में क्या क्या लिया गया है। तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो पंचवर्षीय योजना भी कहाँ से ली गई हैं, ये भी रूस से ली गई हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूस में सबसे पहले पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी। वो जोसेफ स्टालिन ने लागू की थी। कब की थी, वर्ष 1928 में लागू की थी। और जो जोसेफ स्टालिन ने रूस में पंचवर्षीय योजना लागू की थी उसका कार्यकाल था 1928 से 1932 तक। और ये रूस में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। और भारत में पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है, रूस से ली गई है। अब हम बात करते हैं भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। कब, 1951 में लागू की थी। अब और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य भी रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के में वर्णित हैं। और मौलिक कर्तव्य भी याद रखना, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रूस से लिए गए हैं। अगर मैं बात करूं मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अब मैं बात करूं, ये पूछा जाता है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब और किसकी समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किसके नेतृत्व में जोड़ा गया था। तो जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में जोड़ा गया था। तो आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक डैश है। अब हमसे पूछा गया है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था जो वर्ष 1985 में हुआ था वो क्या है। वो एक सामाजिक आंदोलन है। अब पूछा जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ था, तो ये वर्ष 1985 में हुआ था। और किस किस के नेतृत्व में हुआ था, ये सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर और बाबा आमटे के नेतृत्व में हुआ एक सामाजिक आंदोलन था। अब इसमें क्या था, जो मेधा पाटकर ने सरदार सरोवर बांध के निर्माण के लिए और विस्थापित आदिवासी लोगों और वनों और खेत के विशाल खंडों के अधिकारों के उद्देश्य से नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में आपको इतना याद रखना था। और ये क्या था, एक सामाजिक आंदोलन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत तरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है। रजत तरंगिणी पुस्तक के लेखक हैं कल्हण। अब ये पूछा जाता है कि ये रजत तरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है, तो इसमें हमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। ये हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। और एक एग्जाम में ये भी पूछा गया था जो रजत तरंगिणी पुस्तक है वो कैवीं शताब्दी की पुस्तक है, तो ये 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। और इसमें मध्यकालीन कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और इस रजत तरंगिणी पुस्तक का अर्थ है राजाओं की नदी। क्या है, राजाओं की नदी। और ये 12वीं शताब्दी की पुस्तक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस क्वेश्चन के बारे में इतना ही याद रखना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो टीवी रिमोट होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, वो इंफ्रारेड तरंगें। आजकल के रिमोट में कंट्रोलर अवरक्त तरंगें मतलब इंफ्रारेड तरंगों का उपयोग करके दूर से ही कमांड यानी आदेश देने का काम करते हैं। ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जाता है कि टीवी
रिमोट किस पर काम करता है, तो ये इंफ्रारेड तरंगों पर काम करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य काल में प्राग्ञ ज्योतिष के रूप में जाना जाता था। तो उस राज्य का नाम क्या है? असम। अब देखिए, असम नाम की उत्पत्ति के बारे में कई मत हैं, लेकिन जो प्राचीन संस्कृत साहित्य में प्राग्ञ और कामरूप दोनों नामों का इस्तेमाल असम के लिए किया गया था। जो हमारा प्राचीन संस्कृत साहित्य है उसमें असम के लिए दो नामों का उल्लेख मिलता है, प्राग्ञ और कामरूप। इन दोनों नामों का इस्तेमाल असम के लिए किया जाता था और इसकी प्राचीनता इस तथ्य से स्थापित की जा सकती है कि इसका उल्लेख दो महान महाकाव्यों महाभारत और रामायण और पुराणों में भी किया गया है। तो आपको असम के बारे में ये याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था? तो इन्होंने हवा महल का निर्माण कराया था। अब हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर में किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने कराया था। और ये कहाँ स्थित है हवा महल? ये जयपुर में स्थित है, आपको पता ही होगा। अब ये पूछा जाता है कि हवा महल के वास्तुकार कौन है? तो ये कौन है? लालचंद उस्ताद थे। इसे याद रखना, कौन थे? इसके वास्तुकार लालचंद उस्ताद थे। अब ये जो हवा महल है इसकी आकृति भगवान कृष्ण के ताज की कल्पना पर बनाई गई थी। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार CHSL में पूछा गया था कि हवा महल में कितनी खिड़कियां यानी खिड़कियां और झरोके हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? 953 है, आपको याद रखना। और ये हवा महल 5 मंजिला इमारत है, आपको ये याद रखना। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें कितनी खिड़कियां और झरोके हैं। तो इसमें 953 खिड़कियां और झरोके हैं। और ये किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। कछवाहा शासक थे कौन? महाराजा सवाई प्रताप सिंह। अब कब करवाया था निर्माण? 1799 में। और इसके वास्तुकार कौन है? लालचंद उस्ताद थे। तो आपको हवा महल के बारे में इतना याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? अब नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछी गई है हमसे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। अब देखिए, पूछा जाता है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और ये भी पूछा जाता है किसकी समिति की सिफारिश पर हुई थी? शिवराम समिति की सिफारिश के आधार पर नाबार्ड की स्थापना। और ये बात आपको याद रखनी है, स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, लेकिन जो अधिनियम है वो 1 साल पहले ही लाया गया था, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। अब आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे नाबार्ड की आपसे स्थापना नहीं पूछी गई, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो इसका आंसर 1982 नहीं होगा, इसका आंसर 1981 होगा। जो कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी उसके लिए एक अधिनियम लाया गया था नाबार्ड की स्थापना से 1 वर्ष पहले। कौन सा? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखना। अब एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 1980 से 1985। अब नाबार्ड के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। अब शिवरामन समिति नाबार्ड से संबंधित है। और जो इस समिति का गठन कब हुआ था? 30 मार्च 1979 को हुआ था। और ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य थे कौन? शिवरामन। और इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, उस समिति का नाम इन्हीं के नाम पर शिवरामन समिति रखा गया था। और इस समिति ने ही नाबार्ड की स्थापना की थी। अब नाबार्ड का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ है? ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे करंट के तौर पर पूछा जा सकता है कि अभी मैंने बताया था
नाबार्ड की स्थापना। अब देखिए जो नाबार्ड ने अपना जो स्थापना दिवस मनाया 12 जुलाई, अभी क्योंकि अभी मैंने बताया था नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी, इसलिए 12 जुलाई को नाबार्ड का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसलिए 12 जुलाई 2024 को नाबार्ड का 43वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट के तौर पर पूछा जाता है कि 12 जुलाई 2024 को नाबार्ड ने अपना कैमा स्थापना दिवस मनाया, तो आंसर क्या होगा, 43वां स्थापना दिवस मनाया है। तो आपको नाबार्ड के बारे में इतना याद रखना है, ये नाबार्ड के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरित सागर की रचना किसने की थी। तो जो ये पुस्तक है इसकी रचना की थी सोमदेव ने। अब पूछा जाता है कथा सरित सागर, और ये किस में लिखी गई है, ये संस्कृत में लिखी गई है। इसके लेखक कौन है, सोमदेव हैं। जो कौन थी, ये कश्मीरी ब्राह्मण थे। और जो ये कथा सरित सागर है इसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई थी। और इस ग्रंथ की रचना कश्मीर की महारानी कौन, सूर्यमती के मनोविनोद के लिए की गई थी, ऐसा माना जाता है। मतलब जो ये कथा सरित सागर की रचना कश्मीर की महारानी थी कौन, सूर्यमती, इनके मनोविनोद के लिए की गई थी। अभी मैंने बताया था शुरू में ही, रजत रंगनी पुस्तक के लेखक कौन थे, कल्हण थे। और ये रजत रंगनी पुस्तक किस शताब्दी की है, 12वीं शताब्दी की है, मैंने अभी शुरू में ही बताया था। और इसमें किसका वर्णन मिलता है, इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। अब देखिए ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुंशी प्रेमचंद वाला पूछा जाता है। मुंशी प्रेमचंद, इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम था धनपत रॉय। क्या था, धनपत राय। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या है, तो इनका नाम था धनपत राय। और ये नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे, मतलब आगे जो पुस्तक लिखते थे उर्दू में, उसे अपना जब नाम क्या रख लेते थे, तो ये नवाब राय नाम से उर्दू में लिखते थे। अब ये पूछा जाता है मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। क्योंकि जब ये मंगलसूत्र नाम है, जब ये लिख रहे थे उसी टाइम इनकी मृत्यु हो जाती है, इसलिए ये उपन्यास जो मंगलसूत्र है ये अधूरा रह जाता है। और ये उपन्यास लिखने के दौरान ही 1936 में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो मंगलसूत्र उपन्यास है इसको पूरा किसने किया था, इनके पुत्र थे अमृत रॉय। अमृत राय जो इनके पुत्र थे उन्होंने इसको पूरा किया था। अब इसके बारे में इतना ही याद रखना है। आइए थोड़ा सा पॉइंट और जानते हैं, ये हमारे वीडियो का लास्ट फैक्ट है। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार यूपी के एग्जाम में पूछा गया था, हल्दी घाटी किसकी रचना है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है। किसकी रचना है, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की रचना है, ये याद रखना है। हल्दी घाटी किसकी रचना है, ये श्याम नारायण पांडे की रचना है। अब एक बात बताइए, हल्दी घाटी की बात आई है तो आपको हल्दी घाटी का युद्ध भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप जीके को एक से एक लिंक करके पढ़ोगे आपको जीके और ज़्यादा याद होगी। अब जैसे हल्दी घाटी की बात आई, हल्दी घाटी किसकी रचना है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। तो हल्दी घाटी का युद्ध भी तो आपको पता होना चाहिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था, 18 जून 1576 को हुआ था। अब देखिए हल्दी घाटी का युद्ध है, जैसे इसका डेट लास्ट की सबको पता होता है 1576, लेकिन आजकल एग्जामिनर बहुत ज़्यादा चालाक है तो वो पूरी डेट लिख के दे देता है। इसलिए आपको हल्दी घाटी के युद्ध की पूरी डेट याद रखनी है, 18 जून 1576। कब, 18 जून 1576। और किस किस के बीच हुआ था, मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। और अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने किया था। और जबकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से किसका सहयोग मिला था, तो महाराणा प्रताप को जो भील जनजाति थी राजस्थान में उसका सहयोग मिला था। तो आपको इतना याद रखना है